औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम पीएमएस जो 2023 का एक ऐसे का पेपर था, उसके अंदर एक टॉपिक था इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन अ रिजल्ट ऑफ पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज और अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर्स। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, तो जिस तरह मैं पहले ही करता हूँ उसी तरीके से इस बार भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे की आउटलाइंस बता दें। ये मैं इस तरीके से नहीं बना रहा होता कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, मैं जनरल एक व्यू दे देता हूँ। आप उसमें से कोशिश मेरी ये होती है कि उसके रिलेटेड और बहुत क्लोज क्लोज ही बनाया जाए, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम हॉल में अंदर कोई भी मतलब कि इस तरह का कोई ऐसे आता है, तो आप इसमें सही पॉइंट उसके अंदर पुट कर सकें। कोशिश मेरी मैक्सिमम ये होती है, लेकिन कोई थोड़ी बहुत जो ऊंच नीच होती है उसको आपने खुद मैनेज करना होता है और आपने उसको खुद देखना होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन लिखना भूल गया हूँ। उसके अंदर ये है कि इंट्रोडक्शन के अंदर जो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वो ये होती है कि मेरी थीसिस स्टेटमेंट होती है। तो व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर ऐसे, मैं ये कहूँगा कि इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ किसी एक मसले की वजह से नहीं है, मतलब कि ना वो सिर्फ इकोनॉमिक पूरे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से है, ना वो सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमिक वो से है, बल्कि ये दोनों चीज़ें मिलके इन्फ्लेशन के अंदर अपना जो रोल है वो प्ले करती हैं। सो मेरा जो थीसिस स्टेटमेंट होगी वो ये होगी कि नाइदर इकोनॉमिक पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज नॉर global economic woes, but both of them are the cause of या are the factors that cause inflations across the globe। ये ओवरऑल अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में लिखना है तो आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में लिख लें, अगर आपने ग्लोबली लिखना है तो आप ग्लोबल लिख सकते हैं। ऐसे क्योंकि ये जनरल था, इसको आपने अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आपके पास एग्जांपल ज़्यादा है तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में लिख लें, अगर ग्लोबल जो है उस पर्सपेक्टिव में आपके पास ज़्यादा एग्जांपल्स हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इन्फ्लेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज। कैसे? सबसे पहले जी मॉनेटरी पॉलिसी मिसमैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा ना एक हमारा जो इशू होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो मनी रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होती हैं ना, उसके अंदर हम मिसमैनेजमेंट करते हैं, मतलब कि आपके सप्लाई ग्रोथ का इशू हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा और भी इस तरह के ना, फॉर एग्जांपल मनी मेकिंग की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके ऊपर आपके इख्तलाफात हो जाते हैं। ठीक है, आपके ट्रेडर्स के साथ जिस तरीके से इश्यूज चल रहे होते हैं, लाइक हम पाकिस्तान की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब के दौर में हमारे ट्रेडर्स के साथ बहुत ज़्यादा फटे रहे हैं। ठीक है, इवन के चीफ ऑफ आर्मी साहब को एट दैट टाइम वो इंटर होना पड़ा था, और वो फिर मसले का जो कोई थोड़ा बहुत हल निकला था, वरना ज़्यादातर जो हमारी ट्रेडर्स कम्युनिटी थी वो क्या थी, वो ऑन स्ट्राइक होती थी। तो रीजंस क्या थी? उनकी मिसमैनेजमेंट थी, और उनकी पॉलिसीज जो मॉनेटरी पॉलिसीज थी दे वर नॉट एज पर द इन्वेस्टर्स, या उनके जो इंटरेस्ट में उनके इंटरेस्ट में नहीं थी, और जो वो चाहते थे वो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में नहीं थी। सो ये यहाँ पर जो एक मिसमैनेजमेंट होती है उसकी वजह से भी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है। उसके बाद जी फिजिकल पॉलिसी इम्बैलेंस, मतलब कि आपका जो स्पेंडिंग होती है इंक्लूडिंग हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड इन एडिकेट रेवेन्यू कलेक्शन। अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, ये ऊपर वाली जो एग्जांपल है उसके अंदर जिम्बाब्वे की भी जो आप एग्जांपल ले सकते हैं, उनके अंदर जो इन्फ्लेशन के क्राइसिस थे वो सिर्फ इसी मनी मिसमैनेजमेंट पॉलिसी की वजह से आए थे। और पाकिस्तान की भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। सिमिलरली फिजिकल पॉलिसी का जो इम्बैलेंस है, मतलब कि आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं और आपका जो रेवेन्यू होता है वो बहुत कम होता है। अब पाकिस्तान के अंदर देख लें, हमारा कोई ऐसा बजट है ही नहीं है जिसके अंदर खसारा ना हुआ हो। ठीक है, तो ये खसारा, बजट का खसारा क्या होता है कि आपकी जो इनकम जनरेशन की वो वैल्यू है वो कम है, जबकि आपकी स्पेंडिंग की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो ये भी पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे से चल रहा है। सिमिलरली करेंसी डेप्रिसिएशन, अब इस को मुझसे ज़्यादा बेहतर आप खुद जानते हैं कि हमारी जो डॉलर की वैल्यू है, आप इमरान खान साहब के दौर में देख लें तो वो तकरीबन 128 से लेकर 160-70 तक या 190 तक पहुंची थी। जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो अब वो 190 से लेकर 290 के करीब करीब पहुंच गई। तो ये सारी जो सिचुएशन है, इससे क्या होता है, जब आपकी
करेंसी की वैल्यू वो कम होती है, तो आपको ज़्यादा पैसे दे के जो चीज़ है वो ख़रीदनी पड़ती है। और फिर इसी तरीके से आपकी जो इंपोर्ट्स होती हैं, जो आप बाहर से चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, वो भी आपको महंगी मिलती हैं। जब वो महंगी मिलती हैं तो अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट होता है, आफ्टर ऑल जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, वो एक जो आम लेवल का शहरी होता है, आम शहरी, उसके ऊपर पड़ता है और उसकी जो जेब है वो खाली होती है। उसके बाद ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यहाँ पर ये होता है हमारा जो एक्सचेंज रेट। आपने अक्सर देखा होगा कि गवर्नमेंट ने जी एक्सचेंज रेट अब अगेन 10% कर दिया, 7% कर दिया, 8% कर दिया, 10% या 12% कर दिया। ये जो एक इम्बैलेंस होता है ना, ये जो एक फ्लक्चुएशन होती है, और ये फ्लक्चुएशन हो रही होती है विद द जो ग्लोबल पार्टिकुलर सिनेरियोज के ग्लोबली इस टाइम दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, और आप मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रख के ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो जब वो उसके अंदर फ्लक्चुएशन होती है तो आपके जो एक्सचेंज रेट होते हैं उनके अंदर फ्लक्चुएशन होती है, और अल्टीमेटली ये क्या करता है आपकी गुड्स की इंपोर्ट्स के ऊपर। जब इंपोर्ट्स के ऊपर ये इम्पैक्ट करता है तो उससे क्या होती है, आपकी जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप इसमें एग्जांपल ब्रिटिश की भी ले सकते हैं। जब ब्रेग्जिट हुआ था तो उस वक्त उनके एक्सचेंज रेट्स बहुत हाई थे, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेशन हुई थी। पाकिस्तान के अंदर अगर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के देख लें, इसके ऊपर तो मैंने एक पूरा ऐसे बनाया हुआ है, लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकली आपका मुल्क इनस्टेबल है तो आपकी इकोनॉमी अल्टीमेटली अल्टीमेटली इनस्टेबल ही होगी। ठीक है, आप अपने मुल्क की हालत देख लें। जब जब मुल्क के अंदर सियासी जो तनाव है वो कम हुआ है, हमारा मुल्क मुआशी तौर पर भी ठीक हो गया था, बैलेंस्ड हो गया था। लेकिन जब जब मुल्क के अंदर सियासी तनाव बढ़ा है, हमारे मुल्क ने मुआशी तौर पर भी एक जो डाउनफॉल की तरफ आया। इसके ऊपर मैं इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा, ये आपको आइडिया है। डेप्ट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, अब आप ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आप आईएमएफ से लोन ले रहे हैं तो अल्टीमेटली उसने क्या करना है, उसने आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लगाना है, और फिर आपने उसको जनरेट भी करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, वो आप बजट बनाएंगे इस तरीके से, बजट के अंदर आप आवाम को रिलीफ कम देंगे। जब आप आवाम को रिलीफ कम देंगे तो उनके ऊपर ज़ाहिर बात है एक्स्ट्रा टैक्सेस पड़ेंगे। एक्स्ट्रा टैक्सेस पड़ेंगे तो क्या होगा, चीज़ों के ऊपर ही एक्स्ट्रा टैक्सेस पड़ने हैं ना। आपकी बिजली महंगी होगी, आपकी गैस महंगी होगी, तो क्या हो रहा है, जब आप लोन ले रहे हो तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके ऊपर इन्फ्लेशन का दबाव डाल रही है। ठीक है, तो जब हम डेट के अंदर होते हैं तो उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो होती है। उसके बाद ये सेंट्रल बैंक ऑटोनॉमी, जितना आपका सेंट्रल बैंक जो होता है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये जितना पॉलिटिकल प्रेशर से आज़ाद होगा उतना आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन के कम होने के चांसेस होंगे, क्योंकि वो खुद मॉनेटरी पॉलिसीज को उनको वो खुद मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जब जब आपके मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है वो अंडर पॉलिटिकल प्रेशर होगा तो तब तक आपके जो मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी है या उसके अंदर जो इस तरह के इश्यूज होंगे इन्फ्लेशन टाइप, ये होते रहेंगे। तो ये क्या थी आपकी फिजिकल मैनेजमेंट पॉलिसी हो गई, फिजिकल पॉलिसी इम्बैलेंस हो गया, करेंसी डेप्रिसिएशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डेट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन हो गई, या सेंट्रल बैंक इकोनॉमी। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपकी पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो हो रही है। अब हम आते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर्स की वजह से इन्फ्लेशन कैसे होती है। सबसे पहले सप्लाई चेन डिसरप्शन। अब दुनिया के अंदर आप देख लें, जब कोविड-19 हुआ, जब ये स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जब दुनिया को ब्रेक लग गई बिल्कुल, जब ब्रेक लगी तो ऑब्वियसली अब हमने खाना पीना तो नहीं छोड़ना था। जब हमें वो चीज़ें चाहिए थी हमारे पास वो थी नहीं, जिनके पास थी उन्होंने उन चीज़ों को दाम बढ़ा दिए। ठीक है, ये हमेशा यही होता है कि जब सप्लाई बढ़ती है तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, लेकिन जब आपकी डिमांड बढ़ती है तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी हाई हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जी फर्दर देखें तो डिमांड पुल इन इन्फ्लेशन, एक्सेसिव डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन ड्राइव अप प्राइसेस, चाइना इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वही बात जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताई है, सप्लाई एंड जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की। उसके बाद ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आपके जो रॉ मटेरियल्स होती हैं वो, और जो वेजेस होती हैं, मतलब कि जो लेबर होती है आपकी, लेट्स सपोज कि मेरी एक फैक्ट्री है और मैं उसके अंदर एक पहले चीज़, मैं एक ये पेन बना रहा हूँ, ये 10 रुपए का बना रहा हूँ, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि मुझे जो लेबर है उसकी भी पे इंक्रीज करनी पड़ती है, और मैं इसके लिए जो रॉ मटेरियल ले रहा हूँ वो मुझे महंगा मिल रहा है, तो वो क्या करूँगा, मैं उसके अंदर अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड करूँगा। तो उससे क्या होगा कि इसकी जो, अगर फॉर एग्जांपल पहले मैं 10 रुपए का बेच रहा था तो अब मैं इसकी जो वैल्यू है वो 15 कर दूंगा। तो ये क्या हुआ कि कॉस्ट
जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ी, दूसरी मेरी लेबर की वैल्यू भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ी। तो वो अब जाहिर बात है मैंने अपने पल्ले से तो देने नहीं है, तो मैं इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर वो इंक्लूड कर दूंगा। जब वो इंक्लूड करूंगा तो ये चीज़ महंगी हो जाएगी, जब अवाम पे करेगी तो वो इसको एक्स्ट्रा पे करेगी। ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसके बाद ये फर्दर अगर हम देखें तो और ये ग्लोबल फिनोमिना है, ये ग्लोबल फिनोमिना है, मतलब कि ये अगर फॉर एग्जांपल आप देखें ना, ऑयल की जो है प्राइस है वो ग्लोबली है, वो चेंज हो रही है, उसको वो यूज होता है इसके बनाने में। तो जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी भी प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये एक ग्लोबल फिनोमिना है। उसके बाद जी ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। अब अगर फॉर एग्जांपल इस टाइम दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन है, ठीक है, और मल्टीपल जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी ये कहा है कि इस टाइम वाकई दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड साज, जो एक ना रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन है। तो उसकी वजह से जब आपके पूरी दुनिया के अंदर एक इन्फ्लेशन का माहौल है, तो अल्टीमेटली वो हर कंट्री, क्योंकि वी आर इन आ ग्लोबल विलेज, तो एक ग्लोबलाइजेशन का इरा है, हाइपर ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। तो एक कंट्री के अंदर अगर कुछ होता है तो उसको दूसरा कंट्री अगर फेस कर रहा है, तो क्या किसी एक कंट्री के अंदर अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे तो दूसरा नहीं फेस करेगा? और यहाँ पर तो पूरी दुनिया का मसला है, जब सारी दुनिया का मसला है तो सारे कंट्रीज ही इफेक्ट होंगे। तो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से भी आपके मुल्क के अंदर जो होती है वो आपकी इकोनॉमी जो है वो डिसरप्ट होती है। जिस तरह इन्फ्लेशन है इस टाइम दुनिया के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर भी इन्फ्लेशन है। उसके बाद ये वॉर्स 21st सेंचुरी के अंदर जो है ना, ये ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर वॉर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर है, अब उसने पूरी दुनिया के को हिला के रख दिया है। ठीक है, आप अगर इसके इकोनॉमिक कंडीशंस इसके आप देखना चाहते हैं तो मैंने रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर सिर्फ मैं एक इन शॉर्ट या कंसाइज करके यही कहूँगा कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया के ऊपर जो फूड प्राइसेस थी, क्योंकि ये 29% ऑफ फूड, जबकि जो गंदम वगैरह है ये एक्सपोर्ट्स करते थे रशिया और यूक्रेन। जब वहाँ पर जंग हुई तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें बनी नहीं है, अब उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर किल्लत हो गई है इन चीज़ों की। अब फिर क्या हुआ, वही सप्लाई एंड डिमांड का इशू। ठीक है, अब सप्लाई जो है वो कम हो गई है और डिमांड ज़्यादा हो गई है, जब डिमांड ज़्यादा हो गई है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन इसकी वजह से भी है। उसके बाद ये ग्लोबल पावर राइवलरी, आप यूएस चाइना ट्रेड वार को यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि उनकी वजह से ये तकरीबन 3 से 4 साल पहले या 5 साल पहले जो महातिर मोहम्मद थे उन्होंने यूएन के सेशन में आके कहा था कि ये जो यूएस चाइना वॉर है, ट्रेड वॉर है, इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो छोटी इकॉनमीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हिट हो रही हैं। तो आप उनका एक बार गूगल कर लीजिएगा, उसको आप पुट कर सकते हैं एज ए जो आर्ग्यूमेंट है। कंक्लूजन में यही कहूंगा कि इन्फ्लेशन इज अ कम्प्लेक्स फिनोमेना इन्फ्लुएंस्ड बाय अ myriad फैक्टर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ग्लोबल कंडीशंस। ठीक है, दोनों वजह से पुअरली मैनेज मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज, करेंसी डिवैल्यूएशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन एंड वेरियस इकोनॉमिक imbalances can all contribute to inflation. Recognizing the interplay between these elements is essential for maintaining stable economies and addressing challenges posed by inflation with a global context. So in the end मैं वही कहूँगा कि जो पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से अकेले सिर्फ यही रीज़न नहीं है, और ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर्स भी सिर्फ अकेली रीज़न नहीं है, दोनों हैं जिनकी वजह से यह मसला होता है। तो इस मसले का हल भी इन दोनों को रिजॉल्व करने में। स्टे ट्यून्ड हैं जी, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है ये इसी तरह के मैं इंग्लिश ऐसे के जो आउटलाइंस हैं वो बनाता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड हैं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।